नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार फिर से आप सभी के सामने अपने YouTube चैनल द पंकज क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और जो मैंने पिछले चैप्टर डाले हुए हैं इकोनॉमिक्स रिलेटेड उसको आप देख भी चुके होंगे। और दोस्तों, मैं आप सभी को बताया था कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिक्स रिलेटेड चैप्टर तो डाल ही रहा हूँ, उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स चैप्टर डालूंगा। तो हमने 2 चैप्टर डाले। आज जो हमारा चैप्टर है वो कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड है, क्योंकि एक चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन से तो दूसरा चैप्टर इकोनॉमिक्स से। तो इस प्रकार से हम चैप्टर डालेंगे। तो आज हम डालेंगे, जो हमारा आज का चैप्टर होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड होगा। तो उस चैप्टर का हम पहले नाम देख लेते हैं कि क्या है उस चैप्टर का नाम। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड प्रमुख शब्दावली। ठीक है, प्रमुख शब्दावली। तो इस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे, प्रमुख शब्दावली देखेंगे। जो हमारे संविधान में कुछ ऐसे वर्ड वर्णित हैं जिनको हम सुनते हैं तो हमें कंफ्यूजन होती है। ठीक है, हमारे कई स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं कि ये क्या है। जैसे कि प्रस्तावना से यदि बात करें, ठीक है, जो प्रस्ताव लाया जाता है हमारे संसद में, तो ऐसे तो कई प्रस्ताव जैसे कि नीना प्रस्ताव, ठीक है, धन्यवाद प्रस्ताव आदि। तो हमें उन सभी प्रस्तावों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें इम्पोर्टेंट, हम पहले भी बोले थे आपको, को हमें पढ़ना उसे जो एग्जाम रिलेटेड हो। तो एग्जाम रिलेटेड टॉपिक्स को हमें पढ़ना है। तो चलिए आज हम 3 चीजों पर चर्चा करेंगे। 3 प्रस्तावों को हम आपको बताएंगे जो अक्सर परीक्षाओं में वो वर्ड आते रहते हैं। तो उनके बारे में जानेंगे, ये क्या है और किस प्रकार से इसको हमारे संसद में लाया जाता है। तो यदि हम पहली चीज बात करें प्रस्तावना की, अर्थात प्रस्ताव जो लाए जाते हैं हमारे संसद में, तो पहला लाया जाता है एक विश्वास प्रस्ताव। हम चर्चा करेंगे पहली चीज पे, विश्वास प्रस्ताव। तो देखेंगे दोस्तों, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्फिडेंस मोशन। कॉन्फिडेंस मोशन। तो एग्जाम्स में अक्सर ये आ जाता है विश्वास प्रस्ताव क्या होता है और कौन लाता है और किस लिए लाया जाता है। तो विश्वास प्रस्ताव की यदि बात करें दोस्तों, तो हमको थोड़ा बहुत समझने की आवश्यकता है। हमने आपको कई बार बताया है संसद, एक बार और देख लेते हैं संसद। ठीक है, हमने आपको कई बार बताया है संसद अर्थात लोकसभा, ठीक है, और राज्यसभा। दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि भारत सरकार अर्थात भारत में हमारे सरकार बनाने के लिए लोकसभा में बहुमत हासिल करने की आवश्यकता होती है। अगर राज्यसभा में बहुमत नहीं है तो चलता है, राज्यसभा से हमें मतलब नहीं है। सरकार बनाने के लिए हमें लोकसभा में बहुमत हासिल करना अनिवार्य है। किसी को भी सरकार बनानी है तो वो लोकसभा में पूर्ण बहुमत उसे हासिल करनी होती है। तो जो विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है दोस्तों, जो विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है वो हमेशा लोकसभा में ही लाया जाता है। हम ध्यान देंगे दोस्तों, विश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में ही लाया जाता है। ठीक है, और यह सरकार द्वारा ही लाया जाता है। ठीक है, यह सरकार कह सकते हैं मंत्रिपरिषद, ध्यान देंगे, यह सरकार अर्थात मंत्रिपरिषद द्वारा ही विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अब चूंकि हम जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पर मंत्रिपरिषद किस लिए विश्वास प्रस्ताव लाती है, मंत्रिपरिषद को यह दिखाना होता है कि जो हमारी सरकार बनी हुई है वो प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में 50% से अधिक बहुमत हासिल की हुई है और यह बहुमत वर्तमान समय में भी हमारे पास है। तो मंत्रिपरिषद यह दिखाती है कि 50% से अधिक मत आज भी हमारे पास वर्तमान समय भी में हमें हासिल है, हम बहुमत में हैं, हमारी सरकार बहुमत से चल रही है। तो हम यह जानते हैं, पहली चीज हमने बताई कि प्रस्ताव जो होगा विश्वास प्रस्ताव वो हमेशा लोकसभा में लाया जाता है। दूसरी चीज हमने बताई
कि हमेशा सरकार द्वारा लाया जाता है, ठीक है। और यह दिखाती है वह सरकार कि इस समय भी हमारे जो है सरकार, हमारी सरकार जो है वो बहुमत में है, वो बहुमत में हमारी सरकार बनी हुई है। तो चलिए इसको हम जाने विश्वास प्रस्ताव को। अब हम देखेंगे दोस्तों, अब देखेंगे हम अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव दूसरी चीज हम देखेंगे, दूसरी हेडिंग हमारी होगी अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। तो अविश्वास प्रस्ताव, अब इसको भी जानने के लिए हम देखेंगे संसद, यहां पर भी हम देखेंगे संसद। तो लोकसभा शॉर्टकट में दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं, राज्यसभा, ठीक है। यहाँ पे शॉर्टकट में हमने लिख दिया लोकसभा राज्यसभा, समझ सकते हैं। तो संसद, लोकसभा और राज्यसभा, तो हमने पहले भी वही बात बताई कि सरकार बनाने के लिए लोकसभा में बहुमत होना चाहिए। तो लोकसभा में बहुमत होता है, होने पर उस सरकार वह बनी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो अविश्वास प्रस्ताव वो हमेशा लोकसभा में लाया जाता है, ठीक है, ना कि राज्यसभा में। हमेशा जो अविश्वास प्रस्ताव है वह लोकसभा में लाया जाता है, और यह जो अविश्वास प्रस्ताव लाती है यह विपक्ष पार्टी लाती है, ठीक है। वहां पे हमने देखा सरकार द्वारा लाया जाता है, अर्थात मंत्री परिषद द्वारा लाया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे यह विपक्ष पार्टी द्वारा लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। और इसमें होता क्या है कि 50 सदस्य, ठीक है, 50 सदस्य मिलकर जो है एक रिपोर्ट पेश करते हैं अध्यक्ष महोदय को। जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, विपक्ष पार्टी 50 सदस्य मिलकर अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष महोदय को एक रिपोर्ट पेश करते हैं। क्या रिपोर्ट पेश करते हैं कि आप देखिए यहाँ पे 50 सदस्य हमने यह अविश्वास प्रस्ताव पेश कर रहे हैं कि जो सरकार इस समय है, वर्तमान समय में, वो बहुमत में नहीं है। तो यहाँ पर ये पेश होने के बाद जो विपक्ष पार्टी होती है वह यह दिखाती है कि 50% से जो अधिक मत है, जो 50% से अधिक मत है, वो अब वहां जो वर्तमान समय में सरकार है उसके पास न होकर ये हमारे पक्ष में यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव ला रही है, और 50% से अधिक मत हमारे पक्ष में यह कह रही है कि अब यह जो है सरकार बहुमत में नहीं है, ठीक है। यह जो सरकार है यह बहुमत में नहीं है और आप इसे विघटित कीजिए। तो उसी तत्काल समय में अध्यक्ष महोदय द्वारा उस सरकार को विघटित कर दिया जाता है, पुनः चुनाव वगैरह करवाया जाता है। तो जो अगले जो और अन्य जो होती है पार्टियां, उनके द्वारा बहुमत हासिल करके सरकार बना दी जाती है। तो इस प्रकार से हम देखें जो अविश्वास प्रस्ताव है वो विपक्ष पार्टियों द्वारा लाई जाती है, और 50 सदस्य जो होते हैं वे एक रिपोर्ट पेश करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को, और 50% से अधिक मत द्वारा यह साबित किया जाता है कि जो सरकार है वह अब बहुमत में नहीं है, उसे आप विघटन कीजिए और सरकार नया बनाइए। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखा जाता है अविश्वास प्रस्ताव में। अब चलिए देखते हैं, एक शब्द और होता है, उस शब्द को देखते हैं, क्या है, स्थगन, ठीक है, स्थगन प्रस्ताव। देखेंगे दोस्तों स्थगन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव जिसे हम कहते हैं एडजोर्नमेंट मोशन। यहां पर हम देखेंगे दोस्तों स्थगन प्रस्ताव। तो अभी तक हमने आपको बताया संसद, हमने बताया संसद के 2 सदन, लोकसभा एवं राज्यसभा। तो जो स्थगन प्रस्ताव है दोस्तों, ये लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है। वो राज्यसभा में भी लाया जा सकता है और लोकसभा में भी यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। लेकिन हमने अभी अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव कहा सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है, ना कि और अन्य किसी जो है कह सकते हैं सदन में लाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर स्थगन प्रस्ताव जो है ये या तो लोकसभा में भी लाया जा सकता है या फिर राज्यसभा में भी ये लाया जा सकता है स्थगन प्रस्ताव। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए
लोकसभा व राज्यसभा संसद में किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही है या कोई वोटिंग प्रक्रिया हो रही है, तो उस समय चाहे राज्यसभा के या लोकसभा के 50 सदस्य जो होंगे, ठीक है, इस समय 50 सदस्य किसी भी सदन में पेश करेंगे कि कोई महत्वपूर्ण मुद्दा जो लोकहित में हो, ठीक है, कोई महत्वपूर्ण मुद्दा जो लोकहित में हो। लोकहित का मतलब होता है जो जनता के पक्ष में हो, जो जनता का मुद्दा हो, ठीक है, कह सकते हैं लोकहित अर्थात जो जनता का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा हो, उस मुद्दे को 50 सदस्यों द्वारा किसी भी सदन में पेश किया जाता है। तो चाहे जो भी वोटिंग प्रक्रिया हो रही हो, कितना भी इंपॉर्टेंट मुद्दा क्यों ना उसमें चल रहा हो, उसको रद्द कर दिया जाता है, ठीक है, उसको स्थगित कर दिया जाता है। स्थगन प्रस्ताव मतलब उसे स्थगित कर दिया जाता है। उसके बाद जो प्रस्ताव लाया जाता है 50 सदस्यों द्वारा, जो लोकहित जनता के हित का जो प्रस्ताव पेश किया जाता है, उस मुद्दे को वहां पर उठाया जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखिए स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, कहाँ पर पेश किया जा सकता है, कितने सदस्यों द्वारा इसे वहां पर पेश किया जाता है। तो देखिए हम एक बार रिकॉल करते हैं, संसद में लोकसभा राज्यसभा स्थगन प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। यह लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी पेश किया जा सकता है। 50 सदस्यों द्वारा किसी भी सदन के 50 सदस्य इसे किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी मुद्दा उस समय कह सकते हैं चल रहा हो, और यदि वह मुद्दा जो 50 सदस्यों द्वारा वह पेश किया जाता है, यदि वह मुद्दा लोकहित जनता के हित में हो, या अर्थात जनता का मुद्दा हो जिससे जनता के पक्ष में हो, तो उस समय जो भी मुद्दा चल रहा होगा उसको रद्द कर दिया जाएगा और लोकहित का जो मुद्दा होगा उसको उठाया जाएगा। तो यही था स्थगन प्रस्ताव, इसको हमने देखा। और अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब जो कुछ महत्वपूर्ण है, एक दो हेडिंग मतलब एक दो लाइन में उसको हम डिफिनेशन द्वारा बता देंगे, ज्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो इम्पोर्टेंट लगे उसको आप नोट करिए, ठीक है। और हम आपको बता देना चाहेंगे, विश्वास प्रस्ताव अधिकतर परीक्षाओं में कम पूछा जाता है क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण हेडिंग उसमें नहीं है। बस यही पूछ लिया जाता है कि यह कहाँ लाया जाता है, लोकसभा में, ठीक है। किसके द्वारा लाया जाता है, तो सरकार द्वारा लाया जाता है। लेकिन जो अविश्वास प्रस्ताव है दोस्तों, ठीक है, जो अविश्वास प्रस्ताव है वहां पे क्या होता है कि अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अविश्वास प्रस्ताव को यदि हम बात करें दोस्तों, तो थोड़ा सा एक बार और हम उसे बताना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सब जो भी पढ़ें वो एकदम क्लियर होता जाए। तो अविश्वास प्रस्ताव को एक बार और आप याद करिए। हमने बताया अविश्वास प्रस्ताव, ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा कहाँ लाया जाएगा, लोकसभा में लाया जाएगा। कौन उठाएगा, जो विपक्ष पार्टियां होंगी अविश्वास प्रस्ताव लाएंगी। 50 सदस्य जो होंगे वे लोकसभा अध्यक्ष महोदय को एक रिपोर्ट पेश करेंगे। आप देखिए, एक रिपोर्ट पेश करेंगे कि जो इस समय वर्तमान समय में सरकार है वो पूर्ण बहुमत में नहीं है, आप इसे विघटन कीजिए। 50% से अधिक मत जो है वह यह साबित करने की कोशिश करेगी कि जो सरकार है वर्तमान समय में वह पूर्ण बहुमत में नहीं है, आप इसे विघटित कीजिए। तो इस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव होता है। और हम आपको यह एक चीज और बता देना चाहते हैं कि जो मंत्री परिषद होती है, ठीक है, मंत्री परिषद जो होती है वो आर्टिकल 75 के तहत मंत्री परिषद के गठन के बारे में हमने पढ़ा के बढ़ेंगे और देखेंगे दोस्तों कि कुछ और महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं, जो महत्वपूर्ण वर्ड है उसको देखेंगे। तो दोस्तों अब चलिए देखते हैं हम स्थगन, ठीक है। यहाँ पर 3 पॉइंट हम देखें। अब चौथा हम देखेंगे स्थगन। स्थगन जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं एडजॉर्नमेंट, ठीक है, एडजॉर्नमेंट। तो स्थगन क्या होता है दोस्तों? अब स्थगन जैसा कि हमने जाना दोस्तों कि लोकसभा और राज्यसभा, संसद, लोकसभा और राज्यसभा, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए कि मीटिंग चल रही है, दोनों सदन वहां भी है, तो किसी विशेष परिस्थिति में बहुत ज्यादा बहसबाजी होने लगी, किसी विशेष परिस्थिति में बहुत ज्यादा बहसबाजी होने लगी, तो वहां पे क्या होता है, जो अध्यक्ष महोदय होते हैं लोकसभा में, हम जानते हैं दोस्तों जो लोकसभा होता है, जो लोकसभा होता है वहां पे अध्यक्ष महोदय होते हैं। कौन होते हैं? अध्यक्ष महोदय। और जो राज्यसभा होता है वहां कौन होते हैं? सभापति महोदय जी होते हैं, सभापति महोदय जी होते हैं। तो इस प्रकार से स्थगन का यहाँ पर क्या तात्पर्य है
कि दोनों सदनों में, मान लीजिए दोनों सदन संसद में मीटिंग चल रही है और ज्यादा बहसबाजी होने की संभावना है या हो रही है, तो वहां पे क्या होता है, लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा उस बैठक को, ठीक है, क्या किया जाता है, स्थगन अर्थात स्थगित कर दिया जाता है और बाद में उसको रखा जाता है। तो यही होता है स्थगन, कि लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा इसे स्थगन कर दिया जाता है। कब? जब यह देखा जाता है कि बहुत ही विशेष परिस्थिति में, कि मुद्दा विशेष है और यहाँ पर बहसबाजी जो है चर्चा के विषय से बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वहां पे क्या होता है, उसे लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा उसे स्थगित कर दिया जाता है। तो इसे ही कहते हैं स्थगन। अब चलिए थोड़ा सा आगे देखेंगे, एक कह सकते हैं पांचवा वर्ड जो हमारा होगा सत्रावसान। ठीक है, सत्रावसान, सत्रावसान जिसे हम कहते हैं प्रोरोगेशन, सत्रावसान। तो यह सत्रावसान क्या होता है दोस्तों, हम जानते हैं कि वर्ष में संसद, जो हमारी भारत सरकार है, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, वर्ष में 2 बैठक होना अनिवार्य है। 2 सत्र बैठक बुलाया जाता है, 2 सत्र होते हैं, 2 सत्र बुलवाना अनिवार्य है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए कि सत्र चल रहा है, ठीक है, सत्र यहाँ पे मान लीजिए कि 2 फरवरी से सत्र चलना स्टार्ट हुआ और 28 फरवरी तक सत्र चलना हुआ, ठीक है, 28 फरवरी तक सत्र चलना था। तो राष्ट्रपति महोदय जी द्वारा क्या होता है, इस सत्र का सत्रावसान किया जाता है। 28 फरवरी तक इस सत्र को चलाया गया, तो 28 फरवरी को इस सत्र का सत्रावसान कर दिया जाएगा और फिर राष्ट्रपति महोदय जी द्वारा इसके अगले सत्र के डेट को निर्धारित किया जाएगा। तो जो सत्रावसान होता है, जो सत्रावसान होता है दोस्तों, जो कह सकते हैं जो सत्रावसान होता है वो राष्ट्रपति द्वारा होता है। याद रखेंगे, सत्रावसान हमेशा राष्ट्रपति द्वारा होता है और यह सत्रावसान कर देते हैं। उसके बाद अगले सत्र को बुलाने की डेट भी फिक्स कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। तो हमने यहाँ पे सीखा कि जो सत्रावसान का मतलब होता है कि सत्र बुलाया जाता है और सत्र मान लीजिए 2 फरवरी से 28 फरवरी तक चलना है था, तो 28 फरवरी क्या करेंगे, राष्ट्रपति महोदय जी इसी सत्र का सत्रावसान कर देंगे। उसके बाद अगली बैठक की डेट फिक्स कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति महोदय जी करेंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे सत्रावसान को समझा। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, छठा पॉइंट देखेंगे विघटन। क्या देखेंगे दोस्तों, विघटन। विघटन जिसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन। अब विघटन से क्या तात्पर्य है दोस्तों, तो विघटन को यदि हम जाने दोस्तों, विघटन को यदि हमें समझना है, तो हमने पिछले थोड़ा सा आप याद करिए, हमने आपको बताया था कि जो अविश्वास प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव हमने आपको बताया कि आपको समझने की आवश्यकता है। तो जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है वो विपक्ष पार्टी द्वारा लाया जाता है। किस लिए लाया जाता है, कि जो सरकार है उसे विघटित कर दिया जाए, उसका विघटन कर दिया जाए और नए सरकार बनाने की योजना बनाई जाए, नई सरकार बनाया लिया जाए। तो विघटन में यही होता है कि संसद में, फिर से एक बार समझते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, क्या होता है कि जब विघटन जब भी किया जाता है, हम जानते हैं कि राज्यसभा जो होता है वो अस्थायी होता है और जो लोकसभा होता है वो अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब होता है जिसका कभी भी विघटन ना किया, जो विघटित ना हो सके, उसे हम अस्थायी सदन कहते हैं। और जो अस्थायी सदन होता है उसका विघटन होता है, उसे विघटित किया जा सकता है। तो जब विघटन किसका किया जाएगा, तो हमेशा लोकसभा का। याद रखेंगे दोस्तों, हमेशा लोकसभा का ही विघटन किया जाता है, ना कि राज्यसभा का। तो यहाँ पर लोकसभा में क्या होगा, तो हमने आपको बताया था विश्वास प्रस्ताव में सरकार का विघटन किया जाता है। तो वही होता है
कि सरकार का विघटित कर दिया जाना और फिर से नए सरकार का चयन करना। तो इस प्रकार से हम जाने कि लोकसभा जो है अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन जिसका विघटन किया जाना होता है, और राज्यसभा जो है अस्थायी सदन है जिसका विघटन करना असंभव है, वो जो कि अस्थायी सदन है जिसका 2 वर्ष पे चुनाव किया जाता है। हमने आपको बताया था जिनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, प्रति 2 वर्ष पर इनका चयन किया जाता है, और यहाँ पर 33 सदस्य भाग लेते हैं 2 वर्ष पे और 33 सदस्य यहाँ पे रिटायर होते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको समझाया था, पिछले वीडियोस को आप देखिए, बहुत ही विस्तृत रूप से हमने वहाँ पे राज्यसभा को पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ तक हमने सीखा विघटन किसका किया जाएगा, लोकसभा का हमेशा किया जाएगा, और लोकसभा को हम क्या कहते हैं, अस्थायी सदन। राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होगा क्योंकि ये अस्थायी सदन है। तो यहाँ पे हमने विघटन को समझा। अब चलिए विघटन को समझने के बाद कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं दोस्तों। प्रश्नकाल, क्या प्रश्नकाल बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रश्नकाल क्या होता है, कह सकते हैं क्वेश्चन हावर, ठीक है, क्वेश्चन हावर, प्रश्नकाल। अब यह प्रश्नकाल क्या है, हम जानते हैं दोस्तों, संसद में लोकसभा राज्यसभा जब भी बैठक होती है, जो भी सत्र होता है, सत्र में क्या होता है, जो पहला घंटा होगा, जो सत्र का जो भी बैठक की पहला घंटा होगा, अर्थात 11 बजे से, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे 11 बजे से 12 बजे, 11 बजे से 12 बजे का जो घंटा होता है वो पहला घंटा कहलाता है। जो 11 बजे से 12 बजे के बीच का जो घंटा होगा वो पहला घंटा कहलाएगा, और वह पहला घंटा जो होता है वो प्रश्नकाल कहलाता है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, मंत्री परिषद, संपूर्ण मंत्री परिषद से जो संसद है, जो सांसद है, वे प्रश्न पूछते हैं, और प्रश्न वे 2 तरीके से पूछते हैं। पहला प्रश्न, पहले तरीके से जो प्रश्न पूछेंगे वे तारांकित प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछेंगे, तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न का मतलब होता है दोस्तों, तारांकित प्रश्न का मतलब होता है कि यहाँ पे प्रश्न जब संसद महोदय जी पूछते हैं, जो संसद महोदय मंत्री परिषद से जब प्रश्न पूछेंगे तारांकित प्रश्न, तो यहाँ पर वे जो उत्तर देंगे, जो मंत्री परिषद उत्तर देंगे, वे मौखिक रूप में देंगे। किस रूप में देंगे, ध्यान देंगे, वे मौखिक रूप में उत्तर देंगे। हमेशा वे मौखिक रूप में उत्तर देंगे। कौन, संपूर्ण मंत्री परिषद, वे हमेशा तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप में देंगे। और दूसरा जो होगा वो होगा अतारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न। तो अतारांकित प्रश्नों का उत्तर, ठीक है दोस्तों, अतारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में देंगे। किस रूप में देंगे, लिखित रूप में देंगे। हमने यहाँ पर सीखा प्रश्न 2 तरीके के पूछे जाएंगे, तारांकित प्रश्न, दूसरा अतारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्नों का उत्तर जो मंत्री परिषद होगा वो मौखिक रूप में देगा, और अतारांकित प्रश्नों का जो मंत्री परिषद उत्तर देगा वो लिखित रूप में देगा। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर प्रश्नकाल क्या होता है, पहला घंटा, ठीक है, सत्र का जो पहला घंटा 11 से 12 बजे से जो सत्र होगा उसका पहला घंटा प्रश्नकाल कहलाएगा। और प्रश्नकाल में जो है दोस्तों हमेशा 2 तरीके से प्रश्न पूछेंगे, तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न। तो यहाँ पे हमने प्रश्नकाल को भी देखा। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे क्या होता है एक शून्यकाल, ठीक है, शून्यकाल अर्थात 0 हावर। 0 हावर क्या होता है दोस्तों, शून्यकाल कह सकते हैं, 8वीं मेरी लैंग्वेज है, शून्यकाल कह सकते हैं 0 हावर। अब यह 0 हावर क्या है, शून्यकाल क्या है। शून्यकाल को समझने के लिए हम थोड़ा सा ऊपर देखेंगे। प्रश्नकाल में हमने देखा 2 तरीकों से प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसमें क्या बताया आपको, तारांकित प्रश्न मौखिक रूप में, अतारांकित प्रश्न लिखित रूप में। लेकिन जो शून्यकाल का समय होगा, पहले समय जानने की आवश्यकता है, तो 12 से 1 बजे, ठीक है, 12 से 1 बजे का जो दूसरा घंटा होगा, सत्र का जो दूसरा घंटा, पहला घंटा हमने प्रश्नकाल बताया, जो दूसरा घंटा होगा शून्यकाल कहलाएगा। और शून्यकाल जो होगा वो 12 से 1 बजे के बीच होगा। और यह शून्यकाल में क्या होता है दोस्तों, इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे तत्काल रूप में
उसी समय उत्तर दिए जाते हैं। ठीक है, तत्काल तुरंत उसी समय मंत्रिपरिषद द्वारा उत्तर दिया जाना अनिवार्य है। और यह शून्यकाल जो है दोस्तों, ये मीडिया द्वारा शब्द दिया गया है, 0 आवर। ये प्रेस जो हमारी मीडिया है उसके द्वारा, ये संविधान में वर्णित नहीं है। 0 आवर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित शब्द नहीं है। ठीक है, ये मीडिया द्वारा दिया गया शब्द है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे जाने शून्य काल क्या है। 1 से 12 से 1 बजे का समय है शून्य काल जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का उत्तर जो हमारी मंत्रिपरिषद है, जो हमारी सरकार है, वो तत्काल देती है। उसी समय सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होता है और जो मंत्रिपरिषद है उसी समय वहां पर ये उत्तर देती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने सभी जो वर्ड्स हैं उसको देखे। हम आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। दोस्तों हम यदि कहीं कहीं पे मिस्टेकली हो जाता है लिखने उठने में या फिर जल्दीबाजी में कुछ बोल दिया जाता है तो उसको आप गौर मत कीजिएगा। यदि आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट में आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई, तो उसको देखेंगे, आपको कमेंट में ही आपको बताएंगे कि यहाँ पे हुआ और इसका यह नहीं, ये आंसर हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, हमने आपको यह चैप्टर कंप्लीट कराया और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसको पढ़िए, देखिए, समझिए और क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन को बुक से पढ़ के आप उत्तर दीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और आप लोग खुश रहिए, देखते रहिए हमारे सभी उन वीडियो को, प्यार दीजिए, अपना सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे हौसले को आप बढ़ाइए। जय हिंद दोस्तों।